हेलो। आज हम बात करेंगे बेटा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियस आप खूब अच्छी तरह जानते हो। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है ये मूव करता रहता है। जो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई क्लाउड है, जैसे बादल सा छा गया हो, कुछ इस तरह की बात हो जाती है। समझ आया कि नहीं आया? तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हम उसकी दो बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो बात करेंगे उसकी पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? उसकी पोजीशन के बारे में। और दूसरी बात करेंगे उसके मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। m फॉर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इंटू वी के बारे में बात करेंगे और पोजीशन की बात करेंगे। ये दो बातें हमें करनी है, एक पोजीशन और दूसरी क्या है? मोमेंटम। इसमें क्या चेक किया हिजेनबर्ग ने? हिजेनबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने उसकी पोजीशन को सही सही बता दिया तो आप मोमेंटम में गलती कर जाओगे, और अगर मोमेंटम को बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया तो पोजीशन में गलती कर जाओगे। तो जो मतलब कि एक्यूरेसी का जो रेट है, सर्टेनिटी है, किसी एक चीज़ में ही आ सकती है, या तो पोजीशन में आ सकती है या फिर मोमेंटम में आ सकती है। अगर आपने कोई भी गलती मेजरमेंट करने में पोजीशन को मेजरमेंट करने में कर रहे हो तो फिर आपका मोमेंटम सही आएगा, मोमेंटम सही मेजर कर रहे हो तो पोजीशन में गलती आएगी। तो ये चीज़ें उसने जो है रीड करी थी। एक ही टाइम पर वो कहता था अगर इन दोनों चीज़ों को आप मेज़र करते हो तो उनमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, अगर एक चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो दूसरी में गलती होगी ही होगी। ठीक है, तो उसने अपनी डेफिनेशन दी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसने पाया इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पर मेजर करना इम्पॉसिबल है। किन चीज़ों का? पोजीशन का और मोमेंटम का। ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। ठीक है, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी। ये कह रहा है अगर इन दोनों में से आपने किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश की तो दूसरा अपने आप कैसा हो जाएगा? लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसने क्या बताया? इसने बताया डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इट इज़ नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये जो है नियरली इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई के। गॉट द आइडिया और नॉट? नियरली इक्वल एच अपॉन 4 पाई, या इससे थोड़ा सा बड़ा लगा लो। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज़ उसने जो है अपनी कैलकुलेट करके दी। ये उसका फार्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से आपसे पूछेगा कंसेप्ट क्या है, केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली केमिस्ट्री तो क्या है, फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ रहा है। तो हिजेनबर्ग ने हमें ये आइडिया दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बता दी तो उसके मोमेंटम में गलती कर जाओगे, और मोमेंटम एग्जैक्ट बता दिया तो फिर पोजीशन में गलती कर जाओगे। तो जो कुछ भी है आप लेस एक्यूरेसी के साथ जो है किसी एक चीज़ को मेज़र कर पाओगे। दूसरी अगर हाईली एक्यूरेसी है, एक भी मान लो मोमेंटम हाईली एक्यूरेट आप मेज़र कर रहे हो तो फिर पोजीशन में आप लेस एक्यूरेसी के साथ आ पाओगे। एक साथ दोनों को हायर एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते। गॉट द आइडिया? तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी मतलब जो निश्चित ना हो। अगर आपका मोमेंटम निश्चित है, सर्टेन है, तो आपकी पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर पोजीशन आपकी सर्टेन है तो फिर आपके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। गॉट द आइडिया? तो ये फार्मूला याद करना होगा आपको, और जो है ये डेफिनेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछता है एक, 5 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ सकता। उसका रीज़न है जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है ना, न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है, न्यूक्लियस साइज वो होता है बेटा 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का। तो आपका जो डेल्टा एक्स है वो करीब करीब कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स जो है आपका आ जाएगा इस तरह से 10 की पावर -15, या एरिया अगर मैं बताऊं तो 4 पाई आर स्क्वेयर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वेयर से एरिया नहीं, आप सिर्फ पोजीशन की क्यों बात कर रहे हैं, तो 10 की -15 ऑर्डर की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -15 ऑर्डर की आ जाएगी। अब जरा दिमाग लगाओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा एक्स एज इट इज, डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो? एम इंटू डेल्टा वी दैट इज एच अपॉन 4 पाई। इसके बाद यहाँ से क्या करोगे बेटा? डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाई एम। तो कितना आ जाएगा? एच की जगह आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4
मल्टीप्लाई पाई कितना हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स 10 की पावर -15 हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका जाकर के 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। बेटा ये आ जाएगा, क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 10 की पावर 10 के ऑर्डर में आ जाएगा, 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़बरदस्त वेलोसिटी है ये, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि इसके साथ जो है, ज़रा सोचो, ये तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई? 3 × 10 की पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये तो उससे भी ज़्यादा हो गई। और आप अच्छी तरह जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की वेलोसिटी हो नहीं सकती। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करेगा। गॉट द आइडिया? तो विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, we can prove that electron cannot exist within the nucleus. Got the idea? Simple. ये देखो बेटा, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. मतलब जो पोजीशन है डेल्टा एक्स वो कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो कह रहा व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो डेल्टा वी की वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो हिजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h/4 होता है। तो क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे डेल्टा एक्स, डेल्टा पी की जगह m डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू h/4। अब हम आगे की बात करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू h/m इंटू डेल्टा एक्स, m इंटू डेल्टा एक्स इंटू 4 ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी? 6.6 इंटू 10 की पावर कितना? -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की -31, और डेल्टा x कितना आ रहा है? 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना? -10 इंटू 4, और इंटू पाई की जगह कितना? 3.14। तो ये सारी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। ये कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए वैगन ऑफ मास 3000 किलोग्राम। तो m इज इक्वल टू कितना दे दिया? 3000 किलोग्राम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी की डिमांड कर रहा है, ठीक है। पोजीशन इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 पिकोमीटर। तो जो पोजीशन है मतलब डेल्टा एक्स, उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है 10 पिकोमीटर। पिको का मतलब कितना हुआ? पिको का मीन हो गया बेटा 10 की पावर -12 मीटर। तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। पूछ क्या रहा है आपसे? डेल्टा वी की डिमांड कर रहा है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं हिजेनबर्ग का, क्या आएगा? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई m डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू h/ कितना? 4 तो यहाँ से बेटा डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी h/4 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई m। तो h कितना आ जाएगा आपका? h आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 10 इंटू 10 की पावर -12, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9। अब यहाँ पर 3000 लेना है, 3000। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू डिमांड कर रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डिमांड कर रहा है। इफ़ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज दिस, डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी कितनी? 5.7 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है, ठीक है। और h की वैल्यू भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा है। पूछ क्या रहा है? डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h/4। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे? डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू h/4। डेल्टा पी की जगह लिख सकते हो m डेल्टा वी। अब आपको क्या क्या पता है? आपको h की वैल्यू दे रखी है 4, आप जानते हो, पाई 3.14, मास दे रखा है बेटा 9.1 10 की -31, डेल्टा वी भी दे रखा है 5.7 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो सारी वैल्यूज़ पता है, क्या निकाल लोगे? डेल्टा एक्स आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो बेटा, एक गोल्फ बॉल हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम। तो मास कितना दे दिया? 40 ग्राम। तो 40 डिवाइडेड बाई कितना? 1000 किलोग्राम दे दिया। विद ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे दी है? वेलोसिटी या स्पीड दे दी 45 मीटर पर सेकेंड दे दिया। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो जो डेल्टा वी है वो है आपका 45 का 2%। समझ आ गया? डेल्टा वी पता है।
तो कह रहा है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स की डिमांड कर रहा है। तो बेटा फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन कितना 4 पाई। अब देखो क्या क्या पता है, हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, एम मुझे पता है 40 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में बदल लिया। डेल्टा वी पता है 45 इंटू 2/100, एच 6.6 इंटू 10 की -34, 4 भी पता है और पाई भी पता है, तो डेल्टा एक्स आसानी से निकल आएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.005%, तो डेल्टा वी कितना है बेटा, डेल्टा वी है 600 का 0.005%, ये आपका डेल्टा वी है, ठीक है। देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन कितना 4 पाई। अब जरा ध्यान दो क्या क्या आपको पता है, आपको डेल्टा वी पता, आपको डेल्टा एम पता, एच पता, 4 पता, पाई पता, तो क्या निकाल सकते हो यहाँ से, डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट द आइडिया, सिंपल कर लोगे ना। इस तरह से आपका फार्मूला दिया हुआ है, सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जो नहीं पता वो आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिट की, दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिट। किस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिट की बात करने जा रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करने जा रहा हूँ। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है आपकी एटॉमिक ऑर्बिट, ठीक है, और जो दूसरा है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दो अलग अलग बातें हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये चीज़ है। एटॉमिक ऑर्बिट क्या चीज़ है और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। जो पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिट का वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बोहर ने बताया था, उसने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है सर्कुलर जो है आपके पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, काफ़ी स्पीड के साथ चक्कर लगाता रहता है। और ये जो ऑर्बिट होती हैं ये प्लेनर होती हैं। कैसी होती हैं, प्लेनर, सर्कुलर। कैसी होती हैं, प्लेनर होती हैं, सर्कुलर होती हैं, डिस्क लाइक होती हैं। जैसे डिस्क नहीं होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, प्लेनर, सर्कुलर और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिट होती हैं। इनमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो इससे डिफरेंट होती है। वो क्या होती है वो बताता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो आपका एक रीजन होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल रीजन होता है, स्फेरिकल कह सकते हो आप इसको, या 3 डायमेंशनल रीजन होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा और वो 3 डायमेंशनल इन नेचर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। गॉट द आइडिया और नॉट। मैं फिर बता देता हूँ। न्यूक्लियस को सेंटर पे आ गया, उसके चारों तरफ का रीजन स्पेस 3 डायमेंशन में। ऑर्बिट तो आपकी प्लेनर होती है, ये 2 डायमेंशनल होती हैं, ये आपका बोहर ने बताया था। लेकिन जब एक्चुअल में और स्टडी हुई और मेहनत की गई तो एटॉमिक ऑर्बिटल आया कंसेप्ट में, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मतलब आपका जो है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक्स वाई जेड, समझ गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लेनर मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, प्लेनर मोशन करते हैं, प्लेनर मोशन करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप बता नहीं पाओगे कब वो कहाँ चला गया, बस वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करते रहते हैं। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आपका जो अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो मैं बताता हूँ। ऑर्बिट जो है आपका वेव कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। ये जो है वेव कैरेक्टर जो था इलेक्ट्रॉन का, इसको वह नहीं मानता और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं मानता, क्योंकि ये बोहर ने बताया था। ये वाला किसने बताया था, बोहर ने बताया था। और बोहर उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन को या मैटर को, जो 2 कैरेक्टर होते हैं मैटर के, एक होता है बेटा वेव नेचर, मैटर के 2 नेचर होते हैं, एक तो होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो जो ऑर्बिट है वो इन दोनों को ही नहीं मानता, ठीक है, ना तो वेव नेचर को मानता है ना पार्टिकल नेचर को मानता है। लेकिन जो आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में आपको वेव नेचर भी देखने को मिलेगा, ठीक है,
वेव नेचर भी देखने को मिलेगा और पार्टिकल नेचर भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है ये आपका हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी हमने किया आज, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसको भी फॉलो करता है ये, ध्यान रखना आपका। क्लियर होगी बात? ये इन चीज़ों को फॉलो करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह को ये फॉलो करता है, ये नहीं करते ऐसा, ठीक है। अब उससे अगला क्या है आपका, फोर्थ पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ऑर्बिट होती हैं आपकी सर्कुलर, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सर्कुलर होती हैं और डिस्क लाइक होती हैं। डिस्क लाइक, डिस्क का मतलब समझे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी नहीं सुना है वर्ड, सीडी होती हैं सॉफ्टवेयर जिसमें आता है सीडी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन ये जो होता है आपका, ये आपका स्फेरिकल या सिमेट्रिकल होते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, कई शेप होते हैं इनके, 3 डायमेंशनल होते हैं, स्फेरिकली हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डम्बल हो सकते हैं, डम्बल, डबल डम्बल हो सकते हैं, ये समझ आ रहा है, ये डबल डम्बल भी हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल। स्फेरिकल मतलब इस तरह के, डम्बल मतलब इस तरह के, और डबल डम्बल मतलब ये आपके इस तरह से भी हो सकते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। क्लियर है? आगे देखो, आगे बताता हूँ इसमें क्या है। एक पॉइंट और है इसका, वो है ऑर्बिट्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं। इनमें डायरेक्शन की बात आप नहीं कर सकते, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट। क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ये न्यूक्लियस होता है, ये इसके चारों तरफ आपके इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हैं। तो हर एक के रेस्पेक्ट में आप कहीं से भी देख लो, डिस्टेंस जो होगी इसकी एक जैसी होगी। ये देखो, एक जैसी डिस्टेंस होगी, कोई आपकी डायरेक्शन नहीं होगी इसमें, एक जैसी डिस्टेंस होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसकी बात करोगे, ऑर्बिटल की बात करोगे, किसकी बात करोगे, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल जो होते हैं आपके, इनमें डायरेक्शन होती है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन आपकी होती है। ध्यान रखना है आपको, ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शन होती है। ये आपके स्फेरिकल हो सकते हैं, या आपके डम्बल हो सकते हैं, या आपके डबल डम्बल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें डायरेक्शन होती है ऑर्बिटल में, लेकिन आपकी जो ऑर्बिट है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है? और बताता हूँ आपको, जो आपकी ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n²। n का मतलब ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी मान लो फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, इसी तरह से आपकी यहाँ पर जो है थर्ड हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? थर्ड हो जाएगी, फिर फोर्थ हो जाएगी, फिर फिफ्थ हो जाएगी। इस तरह से कई सारी ऑर्बिट हो सकती हैं। तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। जैसे मान लो उसने कह दिया n = 3 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, पता चल गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में, 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको याद रखना है 1 ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है एक ऑर्बिटल के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट बताया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी और भी डिटेल करेंगे इसको, लेकिन अभी जितना बताया उतना समझ में आना चाहिए। अब बेटा अगला टॉपिक है हमारे सामने। अगला जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको, वो है आपका क्वांटम नंबर्स। क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। ये आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में, उसने बताया था ना, ये रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो आपको क्या बताना है, किसी भी टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई पूछना चाहे तो आप उसको कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप कैसे बता सकते हो एक ही टाइम पर। मतलब आपसे सारी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पूछे तो उसको बताने के लिए बेटा एक नंबर्स का सेट है। क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर बेसिकली इज ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स। और वो नंबर्स कितने हैं? 4 हैं। बेसिकली सेट ऑफ 4 नंबर्स विच आर सफिशिएंट टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं क्वांटम नंबर। तो सेट ऑफ 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स का सेट है, जिनके बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम आसानी के साथ ये बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर है, उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्लियर होगी बात? तो आपको इसमें क्या याद कर लेना है, डेफिनेशन याद कर लेनी है। दिस इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स which is required to express the position of an electron inside an atom।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसके बाद बताता हूँ। ये बेसिकली बेटा जो क्वांटम नंबर होता है ये एड्रेस होता है। क्या चीज़ होती है? ये एड्रेस। ये एड्रेस होता है किस चीज़ का? ये एड्रेस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लो आपका एड्रेस है, आपने अपने किसी फ्रेंड को जो है लेटर लिख दिया। आपका फ्रेंड मान लो मुंबई में रहता है। कहाँ रहता है? मुंबई में। तो ज़रा दिमाग लगाना, जब आप मुंबई में अपने फ्रेंड को लेटर भेजोगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो अपने फ्रेंड का नेम पता होना चाहिए, वो किस मकान में रहता है या किस प्लेस पर रहता है। वो रहता है बेटा मान लो मुंबई में रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मुंबई तो बेटा बहुत बड़ा है। अब मुंबई में किस मोहल्ले में रहता है, मतलब एरिया, आपको एरिया पता होना चाहिए। उस एरिया में उस मोहल्ले की किस गली में रहता है, मतलब उस सेक्टर पता होना चाहिए। सेक्टर भी काफ़ी बड़ा होता है, मतलब आपको उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए। हाउस मान लो बहुत बड़ा है तो कम से कम उसका रूम पता होना चाहिए, किस रूम में रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, तब जो आपने लेटर लिखा आपके फ्रेंड तक पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब तक नहीं बताओगे तब तक आपका लेटर आपके फ्रेंड के पास नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सिमिलर फैशन में क्वांटम नंबर होता है, ये 4 नंबर्स का सेट होता है। अगर ये चारों नंबर आपने बता दिए तो हम इलेक्ट्रॉन को बता देंगे इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ये सारी चीज़ें हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ये जो 4 नंबर का सेट है, ये 4 नंबर कौन कौन से होते हैं इसकी डिटेल में देता हूँ आपको। देखो बेटा, जो 4 सेट हैं आपके नंबर्स के, पहला तो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। इसी को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। अब इसमें ये चीज़ क्या आ गई? ये आ गया आपका जा कर के पहला एनर्जी लेवल, फिर ये आ गया आपका जा कर के दूसरा एनर्जी लेवल, फिर ये आ गया आपका जा कर के तीसरा एनर्जी लेवल। इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये है आपका n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। इस तरह से लगातार आप बढ़ते जाओ 4, 5, 6, 7, 8। ये सब एनर्जी लेवल हैं या स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है तो n बराबर 2 पर है, मतलब वो आपका न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है। n बराबर 3 का मतलब वो न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर है। तो n अगर आपको बता दिया जाए तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि वो न्यूक्लियस से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है और उसकी एनर्जी कितनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या सजेस्ट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको उस इलेक्ट्रॉन की उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर होगी बात? अब आपके पास अगला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बेटा L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास क्या है? आप देखते हैं रोड होता है, रोड पर मकान होते हैं, हाउसेस। उन हाउस के अंदर रूम होते हैं और हर एक रूम का अपना कोई शेप होता है और हर मकान डिफरेंट होता है। और रूम में क्या होता है? लोग रह होते हैं, लिविंग पर्सन होते हैं। ये कंसेप्ट आप याद रखोगे तो आपको क्वांटम नंबर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रोड का मतलब क्या हो गया? n। हाउस का मतलब, हाउस किस तरह के हो सकते हैं? हाउस कई तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के हाउस याद रखने मैं बता दूंगा कौन से। उन हाउस के अंदर रूम होते हैं जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। रूम को हम ऑर्बिटल कहते हैं और उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम पर्सन मान के चलते हैं। क्लियर है? ये चीज़ है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो n तो मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज़ L। L का मतलब हाउस। हाउस 4 तरह के होते हैं आपके, वो मैं बता दूंगा अभी आपको। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये सजेस्ट करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका जो है शेप कैसा है, वो जिस ऑर्बिटल में उसका शेप कैसा है, ये शेप के बारे में आपको आइडिया देता है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये आपको शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर होगी बात?
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या दे देगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये चीज़ बता देगा आपको, क्लियर है। और इनको सब सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब सेल भी कहते हैं इन्हीं को। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, आपके सब सेल होते हैं, क्लियर है। अब ये 4 तरह के होते हैं फिलहाल, 4 क्या और भी हो सकते हैं, ये आपका एस वाला हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है और एफ हो सकता है, एस पी डी एफ। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पी कैसा होता है, डम्बल जैसा होता है, डी कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, इस तरह से। एफ आपका अनडिफाइंड है, एफ कैसा है आपका, एफ आपका अनडिफाइंड है। तो ये आपके 4 जो हैं हाउस होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। अब एक हाउस में घर कितने होते हैं वो बताता हूँ, एक हाउस में रूम कितने होते हैं, सॉरी, ये आएगा आपका जाकर के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये ओरिएंटेशन बताता है, मकान का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो एम होता है, आपका जो एम है उसके लिए, जो एस के लिए एम की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये बताता हूँ आपको, ये जो है ना आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको ऑर्बिटल के अंदर प्रिफर्ड ओरिएंटेशन देता है। प्रिफर्ड ओरिएंटेशन का मतलब बताता हूँ क्या चीज़ होती है। जैसे ये आपका ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है, तो इसमें तो आप कहीं भी मूव कर लो, एक जैसी बात है, यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपका एस वाला हो गया, ठीक है। जो पी वाला होता है वो होता है आपका इस तरह से, ये हो गया पी एक्स, इसी तरह से ये हो गया आपका पी वाई, क्या हो गया, पी वाई। और इसी तरह से एक होता है बेटा आपका ये पी जेड, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पी जेड होता है, क्लियर है। ये 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, दूसरा वाई में ओरिएंटेड होता है और तीसरा जेड में ओरिएंटेड होता है। और ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ध्यान रखना, सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल, क्लियर होगी बात। तो ओरिएंटेशन जैसे पी एक्स का कह दिया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा मेरा वो एक्स डायरेक्शन में, कहीं एक्स एक्सिस में इस तरह से इस शेप को बनाते हुए मूव कर रहा होगा, देख रहा आप, काफ़ी तेज़ी के साथ इस तरह से मूव कर रहा होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, बहुत तेज़ी के साथ इसमें। पी वाई का मतलब वाई एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा होगा, वाई एक्सिस के अंदर। और पी जेड का मतलब ये इस तरह से, समझ आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से वो मूव कर रहा होगा। तो ये आपका ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का क्या होगा। एम इज इक्वल टू जो है, एम जो है आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। अब लास्ट आपके पास बचता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है ये, स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे कि आपका ऑर्बिटल है, ये कोई भी ऑर्बिटल है, किसी का भी हो सकता है, ये एस का हो सकता है, ये पी का हो सकता है, ये डी का हो सकता है, ये एफ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन या तो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसको बताने का तरीका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर आ गई, एक तो एन, एक एल, एक एम और एक एस। एन आपके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एनर्जी लेवल बताती है। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उस एनर्जी लेवल में आपके सब सेल कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब आपके एस है, पी है, डी है या एफ है। एम क्या चीज़ होती है, उनका एस का शेप कैसा है, पी का शेप कैसा है, डी का शेप कैसा है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और एस उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर होगी बात। एन आपका क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है इस तरह से। ये आपको इलेक्ट्रॉन की उसके सेंटर से डिस्टेंस बताता है। एल क्या चीज़ होती है, दिए हुए एल के लिए, दिए हुए एन के लिए एल क्या हो सकता है ये बताता हूँ आपको। देखो बेटा, एल जो है, एस के लिए एल कितना होता है 0, पी के लिए एल कितना होता है 1, डी के लिए एल कितना होता है 2, एफ के लिए एल कितना होता है 3, ठीक है। ये जो है एस पी डी और एफ, ये 4 तरह की ऑर्बिटल होती हैं, इनके लिए एल की वैल्यूज़ हैं। अगर कभी भी आपका एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल कितना हो जाएगा 0, पी ऑर्बिटल है तो एल 1 हो जाएगा, डी ऑर्बिटल है तो एल पी 2 हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल तो एल 3 हो जाएगा। एम क्या चीज़ होती है, दिए हुए एल के लिए एम क्या होता है मैं बताता हूँ। ये होता है बेटा आपका जाकर के -m से +m, तो 0 के लिए एल बराबर 0 के लिए m बराबर 0 होता है। एल बराबर 1 के लिए, ये सब एल की वैल्यूज़ हैं बेटा, ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, ये एल है, एल की वैल्यू 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, ये L की वैल्यूज़ हैं। तो L बराबर 0 के लिए M बराबर 0, L बराबर 1 के लिए M कितना होता है -1, 0 और 1, L बराबर 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2, और L बराबर 3 के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये होता है। ये आपकी M की वैल्यूज़ होती हैं। अब आपका जो अगला केस है, M के लिए S क्या क्या हो सकता है, एक M के लिए 2 S पॉसिबल है, या तो +½ होगा या आपका -½ होगा। इसके लिए भी आपका या तो +½ होगा या -½ होगा। तो S हमेशा 2 वैल्यूज़ ले जाता है। गिवन M के लिए S की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो +½ होंगी या फिर आपकी -½ होंगी, ये 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो मैंने आपको फिर से डिटेल कर दिया क्या क्या चीज़ें थी। देखो बेटा, N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। L आपको उस जो आपकी एनर्जी लेवल है, जहाँ पर आप डिस्टेंस जो ले रहे हो ना, वो एनर्जी लेवल होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ये जैसे आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका वो जो है वो किस सब सेल में है। सब सेल 4 होती हैं, या तो S में होगा या P में होगा या D में होगा या F में होगा। इनके शेप होते हैं अलग अलग। S स्फेरिकल होता है, P डंबल जैसा होता है, डंबल मतलब ये आपका डंबल, आपने लाइफ में देखा होगा डंबल, ठीक है। और D जो होता है डबल डंबल होता है। D कैसा होता है, डबल डंबल, एक ये डंबल बना लो, एक ये डंबल बना लो, ये D का शेप होता है, ठीक है। अभी बता दूंगा और भी चीज़ें इसके अंदर। और F जो होता है अनडिफाइंड होता है। M जो होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो जो सबसेल है उस सबसेल में वो किस तरह से ओरिएंटेशन कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो S बराबर 0 के लिए M भी 0 होता है, ठीक है। P बराबर 1 के लिए L बराबर जो है 1 होता है, और M कितना होगा -1, 0 और 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और D के लिए -2 से लेकर के +2, और F के लिए -3 से लेकर के +3, ये होता है। और जो S की वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं बेटा +±½ या तो +½ होगी या -½ होगी। ये बातें आपको याद कर लेनी है। आगे इसको फिर मैं अगले लेक्चर में और डिटेल करूँगा। टिल देन थैंक यू।